राम दुलारी कमांडिंग ऑफिसर के सामने बैठी हुई थी। कमांडिंग ऑफिसर ने उससे पूछा, क्या तुम हमें वो जगह दिखा सकती हो जहाँ जहाँ ये दहशतगर्द तुम्हें लेकर गए थे? हो सकता है कि वहीं किसी जगह से तुम्हारे माँ बाप का सुराग लग जाए। राम दुलारी कहने लगी, ये लोग जहाँ जाते मुझे कोठरी में बंद रखते। इतना याद है कि ये वीरान इलाके में ठहरते थे। पहली बार लाहौर में आकर ये एक आबादी वाले इलाके में ठहरे थे। रावलपिंडी जहाँ ये मुझे लेकर गए थे वो जगह मुझे याद है। ये जगह पिंडी में कहाँ पर थी? शेर खान ने पूछा। राम दुलारी ने कहा, कुछ कुछ याद है। वहाँ टीले थे, चारों तरफ दरख्त भी थे। रास्ते में किसी बुजुर्ग का मजार भी आया था। मैंने बंद गाड़ी के एक सुराख में से देखा। अगर आप मुझे वहाँ ले जाएं तो मैं मजार शरीफ को पहचान लूंगी। अब कमांडिंग ऑफिसर शेर खान और गुल खान ने एक दूसरे से अंग्रेजी में गुफ्तगू शुरू कर दी। वो अपनी बातें राम दुलारी उर्फ हशमत बीबी से छुपाना चाहते थे। उनको क्या मालूम कि राम दुलारी उनकी अंग्रेजी की गुफ्तगू का एक एक लफ्ज समझ रही है। कमांडिंग ऑफिसर शेर खान से कह रहा था, मेरा ख्याल है हम सबसे पहले जिस दहशतगर्द को हमने पकड़ा है उससे पूछगिछ करनी चाहिए। ये खातून हमें जो कुछ बता रही है उसके महज अंदाजे हैं। मुमकिन है गिरफ्तार शुदा दहशतगर्द से हमें उनके ठिकानों की सही मालूमात मिल जाएं। शेर खान ने अंग्रेजी में जवाब दिया, ऐसा हो सकता है, लेकिन इस खातून ने भी सब कुछ अपनी आंखों से देखा है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुसलमान खातून है और हमसे पूरा ताउन करेगी और जो कुछ इसे मालूम होगा वो हमें अपनी जिम्मेदारी समझकर बताएगी। गुल खान ने अंग्रेजी में कहा, मेरा ख्याल है कि हम अभी इस खातून को यहाँ गर्ल्स हॉस्टल में ही रखना चाहिए और सबसे पहले गिरफ्तार शुदा दहशतगर्द से पूछगिछ करनी चाहिए। शेर खान ने कहा, ये खातून अपने माँ बाप की गुमशुदगी से बेहद परेशान है। ज्यादा दिन गुजर गए तो हो सकता है ये हमारी तरफ से मायूस होकर खुद ही अपने माँ बाप की तलाश में यहाँ से चली जाए। कमांडिंग ऑफिसर ने कहा, हम इस खातून की निगरानी करेंगे। आज ही से 2 आदमी हॉस्टल के बाहर इसकी निगरानी के लिए मुकर्रर कर देते हैं। ये ठीक रहेगा सर। शेर खान ने अंग्रेजी में ही कहा, सर मेरा ख्याल है कि हमने जिस दहशतगर्द को गिरफ्तार किया है उसे अस्पताल से उठाकर अपने सीक्रेट हेल्थ सेंटर में ले जाते हैं। अस्पताल में आम लोगों का आना जाना लगा रहता है। खतरा है कि इस दहशतगर्द के साथ ही कहीं इसे हलाक करने में कामयाब न हो जाएं, क्योंकि इन्हें इस दहशतगर्द की तरफ से खतरा लगा होगा कि अगर तशद्दुद से घबरा कर उसने जबान खोल दी तो उनके सारे खुफिया ठिकानों का हमें पता चल जाएगा। गुल खान कहने लगा, मैं भी यही सोच रहा था सर, क्योंकि इसके साथ ही दहशतगर्द तो जरूर इसको कत्ल करने के लिए इसके पीछे लगे होंगे। कमांडिंग ऑफिसर ने कहा, अच्छी बात है, तुम ऐसा करो कि इसे आज ही अस्पताल से अपने सीक्रेट हेल्थ सेंटर में मुंतकिल कर दो। वहाँ इसकी देखभाल बेहतर होगी और इसकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। ये लोग बड़ी बेतकल्लुफी से अंग्रेजी में बातें कर रहे थे। इनका ख्याल था कि जो औरत यानी राम दुलारी हशमत बीबी के भेस में उनके पास बैठी है उनकी कोई बात नहीं समझ रही। उन्हें मालूम ही नहीं था कि राम दुलारी उनकी एक एक बात समझ रही थी। जब राम दुलारी ने यह सुना कि वो जमुना दास को अस्पताल से उठाकर अपने किसी सीक्रेट हेल्थ सेंटर में ले जा रहे हैं तो उसे फिक्र हुई। उसे जमुना दास जिसको वो कत्ल करने वहाँ आई थी अपने हाथ से निकलता महसूस हो रहा था, लेकिन वो सिवाय इसके कुछ नहीं कर सकती थी कि किसी तरीके से इन लोगों से ये मालूम करे कि इनका सीक्रेट हेल्थ सेंटर कहाँ है जहाँ वो जख्मी दहशतगर्द जमुना दास को ले जा रहे हैं। वो इस बात से भी परेशान हो गई थी कि ये लोग उसकी निगरानी शुरू कर रहे हैं। इसका मतलब था कि अब वो गर्ल्स हॉस्टल से निकलकर अपने साथियों मुकुंद लाल वगैरह से मिलने जाएगी तो उसका पीछा किया जा रहा होगा और ये बात बड़ी खतरनाक थी। कमांडिंग ऑफिसर ने अब उर्दू में राम दुलारी से कहा, बीबी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा वक्त जरूर लगेगा लेकिन हम तुम्हारे माँ बाप को तलाश कर लेंगे। अभी तुम इत्मीनान से यहाँ रहो, यहाँ तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखा जाएगा। अब हम जाते हैं, बहुत जल्द तुम्हें कोई खुशखबरी सुना देंगे। हशमत बीबी उर्फ राम दुलारी को मिसेज अंजुम के पास छोड़कर तीनों मुजाहिद यानी कमांडिंग ऑफिसर शेर खान और गुल खान वापस अपने हेडक्वार्टर आ गए। वहाँ पहुँचते ही कमांडिंग ऑफिसर ने अपने सीक्रेट हेल्थ सेंटर वालों को फोन किया और कहा कि तंजीम के अस्पताल में जो भारतीय दहशतगर्द जख्मी हालत में जेर इलाज है उसे उसी वक्त एम्बुलेंस में डालकर हेल्थ सेंटर पहुँचा दिया जाए। फोन बंद करके उन्होंने शेर खान से कहा, शेर खान तुम फौरन अस्पताल पहुंचो और अपनी निगरानी में दहशतगर्द को वहां से निकाल कर हेल्थ सेंटर पहुंचाओ। ओके सर, शेर खान ने जवाब दिया। उसके फौरन बाद शेर खान जीप लेकर अस्पताल की तरफ रवाना हो गया। कमांडिंग ऑफिसर ने गुल खान से कहा, गुल खान तुम ऐसा करो कि अपने 2 कमांडो को सिविलियन कपड़ों में मिसेज अंजुम के गर्ल्स हॉस्टल के बाहर ड्यूटी लगा दो। उन्हें किसी तरीके से हशमत बीबी की शक्ल दिखा दो और उन्हें हुक्म दो कि वो उस औरत की निगरानी करें। वो अगर हॉस्टल से निकलकर किसी तरफ जाती है तो उसका पीछा करें। ठीक है सर। ये कहकर गुल खान भी कमरे से चला गया। उसी वक्त उसने 2 बड़े तजुर्बाकार सुराग रसां कमांडोज को अपने साथ जीप में बिठाया और सीधा मिसेज अंजुम के गर्ल्स हॉस्टल में आ गया। उसने अपने साथ एक लिफाफा दफ्तर की अलमारी से निकाल कर रख लिया था। उन्होंने गर्ल्स हॉस्टल के बाहर ही गाड़ी खड़ी कर दी। गुल खान ने दोनों सुराग रसां कमांडोज को हॉस्टल के लॉन में ऐसी जगहों पर खड़ा होने को कहा जहां से वो हशमत बीबी को देखकर चेहरा शनासी कर सकते थे। उसके बाद वो सीधा मिसेज अंजुम के ऑफिस में गया। वहाँ मिसेज अंजुम से कहकर हशमत बीबी यानी राम दुलारी को कमरे से बुलवाया। जब राम दुलारी नीचे आई तो गुल खान उससे उसके माँ बाप के बारे में बातें करते हुए उसे बाहर बरामदे में और फिर बरामदे से लॉन में पौधों के पास ले आया। ये वो मकाम था जहाँ से दोनों सुराग रसां हशमत बीबी यानी राम दुलारी को देख सकते थे।
رام دلاری کو کوئی خبر نہیں تھی کہ اس کی چہرہ شناسی کروائی جا رہی ہے۔ گل خان نے لفافے میں سے 6-7 پاسپورٹ سائز کی تصویریں نکال کر رام دلاری کو دکھائیں۔ یہ بوڑھی عورتیں اور مردوں کی تصویریں تھیں۔ گل خان نے کہا، حشمت بی بی، یہ کچھ ایسے گمشدہ افراد کی تصویریں ہیں جو پولیس نے اسی ہفتے تلاش کیے ہیں اور جنہیں پولیس نے اپنی تحویل میں رکھا ہوا ہے۔ تم دیکھو، ان میں تمہارے ماں باپ کی تو کوئی تصویر نہیں۔ رام دلاری نے ایک سرسری سی نظر تصویروں پر ڈالی اور کہا، نہیں بھائی جان، ان میں میری ماں اور باپ کی کوئی فوٹو نہیں ہے۔ اس دوران نگرانی کرنے والے سراغ رساں حشمت بی بی یعنی رام دلاری کو اچھی طرح سے دیکھ چکے تھے۔ گل خان نے تصویریں لفافے میں ڈال دیں اور کہا، خیر کوئی بات نہیں، ہم تلاش کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں، اللہ نے چاہا تو اسی ہفتے تمہارے ماں باپ کا سراغ مل جائے گا۔ یہ کہہ کر گل خان وہاں سے واپس آ گیا۔ رام دلاری اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے مکند لال نے جو زہریلا ٹیکا دیا تھا وہ رام دلاری نے اپنے کمرے میں ایک پوشیدہ جگہ پر چھپایا ہوا تھا۔ وہ ایک نئی الجھن میں مبتلا ہو گئی تھی۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ جس آدمی یعنی جمنا داس کو ہلاک کرنے کے لیے اسے بھیجا گیا تھا، پولیس کمانڈو اسے ہسپتال کے کمرے سے نکال کر ہیلتھ سینٹر میں لے گئے تھے، جس کا اتا پتہ رام دلاری کو قطعی طور پر معلوم نہیں تھا۔ وہ شیر خان وغیرہ سے اس ہیلتھ سینٹر کے بارے میں پوچھ بھی نہیں سکتی تھی۔ اندیشہ تھا کہ اگر وہ اس کے بارے میں پوچھتی تو انہیں شک پڑ سکتا تھا کہ حشمت بی بی کیوں پوچھ رہی ہے۔ دوسری مصیبت یہ تھی کہ گرلز ہاسٹل کے باہر اس کی نگرانی شروع ہو چکی تھی۔ اب وہ وہاں سے اگر مکند لال کے پاس اس کے سارے حالات سے باخبر ہونے کے لیے جاتی تو نگرانی کرنے والے ضرور اس کے پیچھے پیچھے آئیں گے اور خود اس کا راز فاش ہو جائے گا اور پولیس کمانڈوز کو دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانے کا بھی علم ہو جائے گا۔ یہ بات بھارتی دہشت گردوں کی تباہی کا باعث بن سکتی تھی۔ رام دلاری کو محسوس ہو رہا تھا کہ ایک طرف جمنا داس اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے اور دوسری طرف وہ خود مصیبت میں پھنس گئی ہے اور شیر خان وغیرہ کی ایک قیدی بن گئی ہے۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرف قدم اٹھائے۔ اسے اپنے سامنے ایک ہی راستہ نظر آ رہا تھا کہ کسی طریقے سے شیر خان اور اس کے ساتھیوں سے یہ معلوم کرے کہ ان لوگوں کا سیکرٹ ہیلتھ سینٹر کہاں ہے اور پھر وہاں پہنچنے کے بعد جمنا داس کو انجیکشن لگا کر ہلاک کرنے کی کوشش کرے۔ بظاہر یہ کام بھی اسے سخت مشکل معلوم ہو رہا تھا کیونکہ اس کے پاس شیر خان اور گل خان ہی آئے تھے جن سے ہیلتھ سینٹر کے بارے میں کچھ معلوم کرنے کی کوشش کرنا خامخواہ انہیں شک میں مبتلا کر سکتا تھا۔ دوسری طرف جب 3 دن گزر گئے تو کمانڈنگ آفیسر نے کمانڈو شیر خان سے کہا، اس عورت حشمت بی بی سے مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر اس کی بتائی ہوئی معلومات ہمارے کسی کام نہیں آ سکتی تو بہتر ہے کہ اسے دارالامان میں بھجوا دیا جائے۔ گرلز ہاسٹل میں ہم اسے زیادہ دیر اپنی تحویل میں نہیں رکھ سکتے۔ یہ حکم پا کر شیر خان گرلز ہاسٹل رام دلاری کے پاس پہنچ گیا۔ اسے مسز انجم کے ساتھ والے اکیلے کمرے میں بلوا کر اس سے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی۔ اسے بتایا کہ ابھی تک اس کے ماں باپ کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اس کے بعد شیر خان نے کہا، حشمت بی بی، کیا تمہیں ان دہشت گردوں کا کوئی ایسا ٹھکانہ معلوم ہے جہاں انہوں نے مستقل طور پر اپنا اڈا بنایا ہوا ہو اور جہاں وہ اکثر آتے جاتے رہتے ہوں؟ رام دلاری بھی اب اس معاملے کو لٹکانا چاہتی تھی تاکہ وہ ان لوگوں کے قریب رہ کر جتنی جلدی ہو سکے سیکرٹ ہیلتھ سینٹر کا پتہ معلوم کر سکے۔ اس نے کہا، ایک جگہ ضرور تھی مگر اب وہ یاد نہیں آ رہا کہ وہ جگہ کس شہر میں تھی۔ ایک پرانا قلعہ سا تھا، جنگل تھا، وہاں انہوں نے اب ایک تہہ خانے میں اپنا اڈا بنایا ہوا تھا۔ وہاں انہوں نے گولہ بارود اور اسلحہ بھی جمع کر رکھا تھا اور دوسرے ہندو دہشت گرد بھی آتے تھے جو وہاں سے ہدایات اور اسلحہ وغیرہ لے کر واردات کرنے چلے جاتے تھے۔ شیر خان نے کہا، ذہن پر زور دے کر یاد کرو کہ یہ جگہ کس شہر میں تھی اور کہاں پر واقع ہے، شاید تمہیں یاد آ جائے، کیونکہ اگر ہم وہاں تک پہنچ جاتے ہیں تو یقین کرو کہ تمہارے ماں باپ کا سراغ ضرور مل جائے گا۔ ہمیں خفیہ ذریعوں سے یہ اطلاع مل چکی ہے کہ تمہارے ماں باپ ان کافر دہشت گردوں کی قید میں ہیں۔ رام دلاری دل میں ہنس پڑی کہ یہ آدمی شیر خان اسے کس طرح بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر مقام ایسا تھا کہ وہ بے وقوف بن کر ہی اپنا مطلب حاصل کر سکتی تھی۔ جس طرح بجلی چمک جاتی ہے بالکل اسی طرح رام دلاری کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے شیر خان کی طرف دیکھتے ہوئے ایک دم کہا، ایک بات ہو سکتی ہے۔ شیر خان نے جلدی سے پوچھا، وہ کیا؟ رام دلاری نے کہا، کسی وقت ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آدمی کو کوئی خاص شکل یا کوئی خاص جگہ یاد نہ آ رہی ہو تو اس سے ملتی جلتی کوئی شکل یا جگہ اسے دکھا دی جائے یا وہ خود اسے دیکھ لے تو اسے ایک دم خاص شکل یا خاص جگہ یاد آ جاتی ہے۔ شیر خان نے کہا، میں تمہاری بات سمجھا نہیں، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ رام دلاری بولی، میں یہ کہنا چاہتی ہوں بھائی جان کہ تم لوگوں نے کافروں کا جو ایک آدمی پکڑا ہے اور جو زخمی حالت میں ہے، اگر میں ایک نظر اس کی شکل دیکھ لوں تو ممکن ہے اس کو دیکھ کر مجھے وہ شہر اور وہ جگہ یاد آ جائے جہاں ان لوگوں نے اپنا مستقل اڈا بنایا ہوا تھا، کیونکہ یہ آدمی جو اس وقت زخمی حالت میں ہے تمہاری قید میں ہے۔ اس اڈے میں باہر سے آنے والے کافروں کو گولہ بارود اور بم وغیرہ دیا کرتا تھا اور پہلے سے وہی رہ رہا تھا۔ جب مجھے وہاں لے جایا گیا تھا تو یہ پہلے سے وہاں موجود تھا، اس کے بعد وہ بھی ہمارے ساتھ ہی لاہور آ گیا۔ میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتی لیکن میرا خیال ہے کہ شاید اس کی صورت دیکھ کر میرے ذہن میں وہاں کی ساری یاد اور وہاں کا سارا نقشہ آنکھوں کے سامنے آ جائے اور وہ شہر بھی یاد آ جائے جہاں یہ خفیہ اڈا تھا۔ شیر خان کو اس میں کوئی قابل اعتراض بات نظر نہ آئی کہ وہ حشمت بی بی کو
सीक्रेट हेल्थ सेंटर ले जाकर उसे गिरफ्तार शुदा जख्मी भारतीय दहशतगर्द की शक्ल दिखा दे। फिर भी उसने अपने कमांडिंग ऑफिसर से मशवरा करना जरूरी समझा। उसने कहा, ठीक है हशमत बीबी, मैं अपने साथी से मशवरा करके तुम्हें कल बताऊंगा। शेर खान ने गर्ल्स हॉस्टल से वापस आकर गुल खान से मशवरा किया। उसने कहा, इस खातून को हेल्थ सेंटर ले जाने में कोई कबाहत नहीं है। हो सकता है जख्मी दहशतगर्द को देखकर इसे वाकई वो शहर याद आ जाए और वो जगह भी याद आ जाए जहां इन भारतीय दहशतगर्दों ने अपना खुफिया हेडक्वार्टर बना रखा है। उसका ये कहना बहुत हद तक सही है, क्योंकि आम जिंदगी में ऐसा होता है कि एक शक्ल को देखकर दूसरी शक्ल याद आ जाती है और एक शहर की तस्वीर देखकर कोई उसी से मिलता जुलता दूसरा शहर याद आता है। फिर भी हमें सीओ साहब से बात करनी होगी। उनकी इजाजत के बगैर हम इस खातून को सीक्रेट हेल्थ सेंटर नहीं ले जा सकते। कुछ देर के बाद शेर खान और गुल खान दोनों अपने कमांडिंग ऑफिसर के सामने उनके ऑफिस में बैठे थे। कमांडिंग ऑफिसर ने सारी बात सुनने के बाद कहा, ये बात हमारे ज़ाब्ते के खिलाफ है। हम अपनी खुफिया जगहों पर किसी बाहर के आदमी को जाने की इजाजत नहीं दे सकते, लेकिन ये सूरत हाल ऐसी बन गई है कि हमें थोड़ी देर के लिए अपने कायदे कानून को भुलाना ही पड़ेगा। सिर्फ एक एहतियात करना, हशमत बीबी की आंखों पर पट्टी बांधकर हेल्थ सेंटर में ले जाना। ऐसा ही करेंगे सर, शेर खान ने कहा। उस वक्त रात हो रही थी। दूसरे दिन शेर खान ने गुल खान को साथ लिया और गर्ल्स हॉस्टल आ गया। राम दुलारी यानी हशमत बीबी को बुलवा कर शेर खान ने उससे कहा, बीबी हमने अपने साथियों से मशवरा कर लिया है, हम तुम्हें उस जगह लिए चलते हैं जहाँ वो दहशतगर्द जेर इलाज है जिसे हमने जख्मी हालत में गिरफ्तार किया था और जिसे तुम एक नजर देखना चाहती हो सकता है उसे देखकर तुम्हें और बहुत कुछ याद आ जाए। राम दुलारी के दिल की मुराद पूरी हो गई थी। उसे ऐसे लगा जैसे अंधेरे में चलाया हुआ उसका तीर ठीक निशाने पर लगा है, मगर चेहरे से उसने किसी किस्म की खुशी का इजहार न किया, बल्कि उल्टा गुस्से में आकर बोली, मैं इस मनहूस कुत्ते की सूरत तक नहीं देखना चाहती, लेकिन ये मेरे मुल्क पाकिस्तान का मामला है। मुझे यकीन है कि इस काफिर कुत्ते की शक्ल देखकर मुझे वो जगह और शहर जरूर याद आ जाएगा जहां इन लोगों ने अपना मुस्तकिल ठिकाना बना रखा है। शेर खान ने कहा, लेकिन तुम्हें एक तकलीफ हम जरूर देंगे, इसके लिए तुम हमें जरूर माफ कर देना। राम दुलारी ने अपने दिमाग में जो मंसूबा तैयार किया था उसको धक्का तो जरूर लगा, लेकिन वो ऐसा करने से रुक नहीं सकती थी, ये उसकी मजबूरी थी। गुल खान ने कहा, अगर तुम तैयार हो तो इसी वक्त हमारे साथ चली चलो, हमारी गाड़ी बाहर खड़ी है। राम दुलारी ने कहा, मैं कमरे को ताला लगा कर आती हूँ। राम दुलारी ने अपने कमरे में आकर जहां उसने जहरीले इंजेक्शन की सिरिंज रुमाल में लपेट कर छुपाई थी वहां से उसे निकाला और उसे अपने सीने के साथ अंगिया में छुपा लिया और कमरे को बाहर से ताला लगाकर नीचे आ गई। बाहर उनकी जीप खड़ी थी जो तरपाल से चारों तरफ से बंद थी। एक तरफ छत के पास हवा के लिए दो चौकोर छोटे छोटे ताक रखे गए थे। शेर खान ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। गुल खान हशमत बीबी यानी राम दुलारी को साथ लेकर जीप के अंदर बैठ गया। गाड़ी तंजीम के सीक्रेट हेल्थ सेंटर की तरफ रवाना हो गई। राम दुलारी को बाहर का मंजर दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपनी समात यानी सुनने वाली हिस्स को पूरी तरह से बेदार कर दिया। जिस तरह कोई कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश करता है, वो उसी तरह बाहर की आवाजें सुनने लगी। जीप मुख्तलिफ जगहों पर से मोड़ काटती हुई चली जा रही थी। बाहर से सिर्फ मोटर गाड़ियों, रिक्शों और स्कूटर वगैरह की आवाजें आ रही थी। ये ऐसी आवाजें थीं जो एक बड़े शहर के हर बाजार से आती हैं। इन आवाजों की मदद से वो रास्ते की निशानदही नहीं कर सकती थी कि उसे किन किन रास्तों से गुजारकर सीक्रेट हेल्थ सेंटर ले जाया जाएगा। ये वो इसलिए कर रही थी कि ऐन मुमकिन था कि जिस वक्त शेर खान वगैरह उसे जमुना दास के पास लेकर जाएं और उसका चेहरा उसे दिखाएं तो ये दोनों वहाँ पर मौजूद हों और जमुना दास को जहरीला इंजेक्शन लगाने का मौका ही न मिल सके और उसे काम के लिए वहाँ खुफिया तौर पर किसी न किसी तरह अकेले ही जाना पड़े। इतना राम दुलारी ने याद रखा था कि गर्ल्स हॉस्टल के अहाते से निकलकर उनकी गाड़ी दाएं तरफ को मुड़ी थी और फिर 6-7 मिनट तक बिल्कुल सीधी चलती रही थी और उसके बाद एक बार फिर दाएं तरफ को मुड़ गई थी। उसके बाद का रास्ता वो याद नहीं रख सकी। जीप कोई 15 मिनट तक सड़क पर से गुजरती रही। अब सड़कों पर ट्रैफिक का शोर बिल्कुल कम हो गया था, जिससे राम दुलारी ने अंदाजा लगाया कि ये शहर का बाहर का इलाका है। जीप एक जगह रुक गई। वो यही समझी कि सीक्रेट हेल्थ सेंटर आ गया है, लेकिन अंदर से गुल खान ने आवाज देकर पूछा, शेर खान जी, गाड़ी क्यों रोक ली? तरपाल की दीवार के पीछे से शेर खान की आवाज आई, रेलवे फाटक है। ये एक बहुत बड़ी और मुस्तकिल निशानी थी जिसे राम दुलारी ने उसी वक्त अपने जहन में बिठा लिया कि हेल्थ सेंटर की तरफ जाते हुए रास्ते में एक रेलवे फाटक भी आता है। थोड़ी देर बाद ट्रेन धड़धड़ाती हुई गुजर गई। उसके बाद फाटक खुल गया और उनकी जीप आगे को चल पड़ी। थोड़ा आगे जाने के बाद राम दुलारी को बड़ी तेज बू महसूस हुई। उसने गुल खान से पूछा, ये किस चीज की बू है? वहाँ एक चमड़ा रंगने की फैक्ट्री थी। ये बू उस फैक्ट्री की तरफ से आ रही थी, लेकिन गुल खान ने उसे सिर्फ इतना ही कहा, पता नहीं किस चीज की बू है, कभी कभी यहाँ से गुजरते हुए आया करती है। वो उसे चमड़ा रंगने की फैक्ट्री का बताकर इलाके और रास्ते की निशानदही नहीं करवाना चाहता था। अगरचे उसे हशमत बीबी से कोई खतरा नहीं था, लेकिन ये उनके उसूल के खिलाफ था। गुल खान और शेर खान को क्या खबर थी कि वो भारत की नंबर 1 जासूसा और खतरनाक दहशतगर्दों के साथी राम दुलारी को अपने साथ लिए जा रहे हैं। 2-3 मिनट के बाद बू आनी बंद हो गई। गाड़ी 1-2 मोड़ मुड़ने के बाद एक जगह रुक गई। गुल खान ने जेब से कपड़े की काली पट्टी निकालते हुए कहा, बीबी, यहाँ मुझे तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधनी है। राम दुलारी ने कहा, जैसे आपकी मर्जी। और गुल खान ने उसकी आंखों पर इस तरीके से पट्टी बांधी कि जब वो गुल खान का हाथ पकड़कर जीप से बाहर दिन की रोशनी में आई तो उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। शेर खान भी गाड़ी से निकल आया था।
गाड़ी एक 3-4 कमरों वाली एक मंजिला इमारत के अहाते में खड़ी थी, जिसको चारों तरफ से दरख्तों ने घेर रखा था। गुल खान ने राम दुलारी का हाथ थाम रखा था। ये तंजीम का खुसूसी खुफिया हेल्थ सेंटर था, जहाँ उन मुजाहिदों का इलाज मुआलजा होता था जिनकी शनाख्त बाज मसलहत के तहत खुफिया रखनी होती थी। इमारत की पेशानी पर कोई बोर्ड नहीं था, दरवाजा बंद था, उसके बाहर कोई चौकीदार भी नहीं था। शेर खान आगे था। वो दरवाजा खोलकर इमारत में दाखिल हो गए। यहाँ पहली मर्तबा दुलारी को डेटोल और दूसरी दवाइयों की बू महसूस हुई, जिससे वो समझ गई कि यही सीक्रेट हेल्थ सेंटर है। राम दुलारी को एक कमरे में कुर्सी पर बिठा दिया गया, फिर उसकी आंखों पर से पट्टी खोल दी गई। राम दुलारी ने देखा कि वो एक छोटे से कमरे में है, जहाँ सिर्फ एक धीमी रोशनी वाला बल्ब जल रहा है। गुल खान उसके पास ही बैठा है। शेर खान वहाँ नहीं है। कमरे की सिर्फ एक ही खिड़की है, जिसके आगे पर्दा गिरा हुआ है। राम दुलारी ने हशमत बीबी की अदाकारी करते हुए कहा, मेरा खुदा जानता है इस हिंदू काफिर का मनहूस चेहरा मैं सारी जिंदगी नहीं देखना चाहती, लेकिन अब देखना जरूरी हो गया है। कहाँ है वो जलील काफिर? गुल खान ने धीमे लहजे में कहा, अभी तुम्हें उसके पास ले जाएंगे। राम दुलारी को यकीन हो गया था कि जब वो अपने दहशतगर्द साथी जमुना दास के करीब जाएगी तो ये दोनों पुलिस कमांडोज के साथ होंगे और उसे जमुना दास को जहरीला इंजेक्शन लगाने का मौका नहीं मिल सकेगा। फिर भी उसने उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ा था। इतने में शेर खान कमरे में आया, कहने लगा, हशमत बीबी आ जाओ। उस भारतीय दहशतगर्द को बहुत गोलियां लगी हैं और बहुत सा खून बह गया था। अभी तक वो पूरी तरह से बात नहीं कर सकता। राम दुलारी ने कहा, मुझे इस काफिर से बात करने की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ उसको एक नजर देखूंगी। शायद उसकी मकरूह सूरत देखकर मुझे याद आ जाए कि इन लोगों का मुस्तकिल हेडक्वार्टर कहाँ और किस शहर में है। शेर खान ने कहा, हम भी यही चाहते हैं, मेरे साथ आओ। राम दुलारी शेर खान के पीछे पीछे कमरे से निकल आई। बाहर आमने सामने 3-4 कमरों के दरमियान एक तंग सा रास्ता था। एक दरवाजे के बाहर मुसल्ला कमांडो स्टेन गन लिए खड़ा था। करीब जाकर शेर खान ने उसे इशारा किया। गार्ड ड्यूटी पर खड़े कमांडो ने कमरे का दरवाजा आधा खोल दिया। शेर खान राम दुलारी को लेकर कमरे में दाखिल हो गया। गुल खान उनके पीछे था। कमरे में गहरी खामोशी छाई हुई थी। दरमियान में लोहे के पलंग पर दहशतगर्द जमुना दास बिल्कुल सीधा लेटा हुआ था। उसका बायां बाजू और शाना सीने तक पट्टियों में छुपा हुआ था। दाएं बाजू पर ड्रिप लगी थी, नाक में ऑक्सीजन की नाली थी और उसकी आंखें बंद थीं। राम दुलारी ने एक सेकंड में उसे पहचान लिया। ये उनका दहशतगर्द साथी जमुना दास ही था। एक उधेड़ उम्र नर्स पलंग की पायंती की तरफ खड़ी चार्ट पर कुछ लिख रही थी। कमरे में एक ही खिड़की थी, उस पर गहरे रंग का पर्दा गिरा हुआ था, लेकिन दोनों पर्दों के दरमियान थोड़ी सी जगह ऊपर से नीचे तक खाली थी, जिसमें से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। राम दुलारी अभी तक दरवाजे के पास ही दीवार के साथ खड़ी थी। उसकी एक जानिब गुल खान था और दूसरी जानिब शेर खान था। शेर खान ने धीमी आवाज में कहा, बीबी उसकी शक्ल गौर से देखो, शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। वो राम दुलारी को साथ लेकर पलंग के करीब आ गया। राम दुलारी ने जमुना दास की शक्ल क्या देखनी थी, उस शक्ल को तो वो तकरीबन रोज ही देखा करती थी। सिर्फ एक बात का उसे अफसोस था कि वो जमुना दास को जहरीला इंजेक्शन देकर मौत की नींद नहीं सुला सकती थी, जिस मकसद को लेकर वो यहाँ आई थी, कि जैसे वो दहशतगर्द की शक्ल को देखकर कुछ याद करने की कोशिश कर रही है। हकीकत में वो खिड़की की तरफ देख रही थी, जहाँ पर्दे की दरमियान जो खाली जगह थी उसमें से उसे दूर खेतों में किसी मस्जिद का ऊंचा मखरूती मीनार नजर आ रहा था। फिर एक रेलगाड़ी दूर से गुजरती दिखाई दी। राम दुलारी के लिए उस खुफिया हेल्थ सेंटर की ये निशानियां काफी थी। दहशतगर्द जमुना दास का सांस आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। नर्स ने शेर खान को इशारा किया। शेर खान ने राम दुलारी के कान में आहिस्ता से कहा, अब चलो, और वो तीनों कमरे से बाहर आ गए। राम दुलारी को दिल में अफसोस लग रहा था कि वो अपने मकसद के बिल्कुल करीब पहुंचकर उसे हासिल नहीं कर सकी। साथ वाले कमरे में वापस आकर शेर खान ने राम दुलारी को, जिसे वो सब हशमत बीबी ही समझ रहे थे, अपने सामने कुर्सी पर बिठा लिया। उससे पूछा, कुछ याद आया? जिस तरह शेर खान और गुल खान इस औरत से कुछ मुफीद मालूमात हासिल करना चाहते थे, उसी तरह राम दुलारी भी उनसे कुछ मालूमात हासिल करना चाहती थी, जिसमें वो अभी तक कामयाब नहीं हुई थी। उसको बहुत जल्द महसूस हो गया था कि ये कमांडो लोग अपने मंसूबों के बारे में किसी के सामने एक दूसरे से भी कोई बात नहीं करते। वो इंतहाई राजदारी से काम लेते थे। फिर भी राम दुलारी अभी अपने आप को उनके साथ लगाए रखना चाहती थी, इस उम्मीद पर कि शायद किसी वक्त उसे इन लोगों का कोई राज हाथ आ जाए। उसने कहा, मुझे इस काफिर की शक्ल देखकर कुछ याद आ रहा है, मैं ज्यादा याद करने की कोशिश कर रही हूँ। गुल खान ने शेर खान को अंग्रेजी में कहा, मेरा ख्याल है इसे 1-2 दिन की मोहलत देनी चाहिए, हो सकता है इसे सब कुछ याद आ जाए। शेर खान ने कहा, ठीक है। उसके बाद गुल खान ने राम दुलारी की आंखों पर दोबारा पट्टी बांधी और उसे बंद गाड़ी में बिठाकर वापस चल पड़े। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।